एंडोक्राइनोलॉजिस्ट माने हार्मोन स्पेशलिस्ट साई सुविधा हॉस्पिटल। आज जो आपने जो पत्रकारों को बुलाया है उसका उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोन विशेषज्ञ, ये जो ब्रांच है, ये जो स्पेशलिटी है, ये अपने आप में काफ़ी रेयर स्पेशलिटी है। बरेली में इसकी सेवा कोई पहले नहीं देता था। मैं साई सुविधा हॉस्पिटल में फर्स्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यहाँ पे आया हूँ। और इसके आगे अभी किसी भी हार्मोन की समस्या अगर किसी मरीज़ को होती है तो उसके लिए पहले हार्मोन स्पेशलिटी होती क्या है, किस प्रकार की सेवाएं मैं देता हूँ, इसकी सारी जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया। डॉक्टर साहब, क्या होती है हार्मोन्स ये? एंडोक्राइनोलॉजी माने हार्मोन स्पेशलिस्ट है। तो शरीर में काफ़ी सारे हार्मोन होते हैं, तो कोई भी हार्मोन की समस्या, जैसे हार्मोन बढ़ना या घटना, यही दो प्रकार की समस्या होती है। तो आमतौर पे जो सबको पता है 80% मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ के या थायराइड के, लेकिन उसके अलावा सेक्स हार्मोन्स है, विटामिन डी जिसको हार्मोन माना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होती है, उसके काफ़ी अदर हार्मोन्स तैयार होते हैं। तो वो सारे हार्मोन्स की स्पेशलिटी जो बीमारियाँ होती हैं वो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आती है। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाए थायराइड और डायबिटीज से काफ़ी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसके जी। पीछे क्या रीज़न है डॉक्टर साहब? थायराइड की जो बीमारी है, पहले थायराइड के बारे में बताऊंगा। थायराइड में जो है वो बीमारी बढ़ नहीं रही है, पहले से ही कॉमन थी, लेकिन आज काफ़ी लोग जनरल अवेयरनेस बढ़ चुका है। तो सारे सिम्टम, जैसे कि थायराइड हार्मोन बढ़ने में क्या सिम्टम्स है, कम होने में क्या सिम्टम्स है, सबको पता है। तो थोड़े ही 2-3 सिम्टम जब पता चल जाते हैं तो उठ के डॉक्टर के पास आ जाते हैं, और इसकी वजह से डायग्नोसिस बेटर हो रहा है। तो ये हमने स्टडी करके प्रूव किया है कि थायराइड पहले भी था, अभी भी है। और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, वो डेफिनेटली इंसिडेंस उसका बढ़ रहा है। जैसे छोटे छोटे 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे डायबिटीज़ लेके आ रहे हैं। तो उसका कारण मेन ये है कि आजकल की जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है, जैसे पहले के ज़माना था कि हर एक को कोई शारीरिक तौर पे काम करना पड़ता था, पर आजकल व्हाइट कॉलर जॉब जो बढ़ा हुआ है, बैठने का चलन ज़्यादा है, और छोटे बच्चे भी फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। तो सिंपल भाषा में उसको कहते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर और एनर्जी इनटेक। Yes. तो इसका जो मिसमैच हो रखा है, इसकी वजह से डायबिटीज़ का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएंगे, डायबिटीज के ये जैसे ए होती है, 1 होती है, 2 होती है, इसके जी। क्या सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब? डायबिटीज़ टाइप 1 जो होती है वो आमतौर पे बच्चे यानी एज लेस देन 16 टू 20 उससे नीचे के बच्चों में पाया जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जनरल जो धारणा है 40 के बाद, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ भी 40 के बाद हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ छोटे बच्चों में भी हो सकता है। जहाँ तक लक्षणों की बात करें तो दोनों में लक्षण लगभग सेम ही है, पर टाइप 1 डायबिटीज़ में चूँकि अचानक से होता है, तो जब शुगर बढ़ जाती है तो 400-500 के ऊपर शुगर लेके जब मरीज़ आता है तो उसमें सांस बढ़ना, पेशाब ज़्यादा होना, भूख ज़्यादा लगना, पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो बड़े बूढ़ों को डायबिटीज़ पता है, उसमें 90% लोगों में कोई सिम्टम होता ही नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अलार्मिंग बात है। रूटीन कोई बंदा अपना हेल्थ चेकअप कराने जाता है, बस अचानक पता चलता है कि शुगर 200 से ऊपर है, तब पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हुआ है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल ही मतलब एसिम्टोमेटिक जिसको हम कहते हैं, बिना सिम्टम के, उस प्रकार से उसका डायग्नोसिस होता है। सीताराम सिंह है। मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ साई सुविधा हॉस्पिटल में। सब जानना चाहिए गुर्दे रोग की, क्योंकि आजकल लोग कम उम्र में ज़्यादा लोग इनकी डायलिसिस की लोग हम लोग कहते हैं डायलिसिस कराइए, और डायलिसिस की भी एक सीमा होती है, उसके बारे में कुछ? देखिए, डायलिसिस एक थेरेपी है, और जो हमारे यहाँ यूजुअली जो लोगों में धारणाएं हैं वो बेसिकली भाग रहे होते हैं कि वो डायलिसिस ना कराना पड़े उनको। लेकिन एक तरह से ये समझिए कि इसको इस तरह से समझना चाहिए हमें कि ये एक तरह का इलाज है, और लोग इलाज से अपना कतरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। तो हमें जनमानस में ये फैलाना होगा कि डायलिसिस एक इलाज का तरीका है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप की सप्ताह में, महीने में, 6 महीने में, इसकी भी कुछ सीमा है? देखिए, डायलिसिस जो परमानेंट डायलिसिस की हम बात कर रहे हैं वो तब ज़रूरत पड़ती है जब गुर्दे बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे होते हैं, और उन पेशेंट्स में डायलिसिस का रेगुलर होना इसलिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोग जो है वो धीरे धीरे अपना मसल मास लॉस करने लगते हैं, उन्हें कमज़ोरी बढ़ती जाती है, और अंत तब आ जाता है जब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, सिम्टम्स ज़्यादा आने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, तब वो लौट कर जब डायलिसिस कराना भी चाहते हैं तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिल सकता जो कि वो इनिशियली उन्हें कराने पर मिल सकता था। तो डॉक्टर के डायबिटीज़ से कुछ इसका है इफ़ेक्ट? हाँ, डायबिटीज़ जो है वो गुर्दा ख़राब होने का सबसे कहें कि सर्वप्रथम कारण है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है जो हमारी सोसाइटी में मिल रहा है। और चूँकि अब डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है, या डायबिटीज़ का लोगों में कॉमन जो है वो ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, तो इसीलिए इवन
गुर्दा रोग जो है वो डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा और कॉमन होते जा रहा है हमारे पहले से अब पहले से और डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़्यादा बढ़ रही है। जी जी जी, उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या जा सकता है? देखिए, डायबिटीज़ की वजह से जो गुर्दा खराब हो रहे होते हैं उसको रोकने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनिशियल स्टेजेस में हमें बहुत अच्छी तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये मिलता है कि लोग इनिशियल स्टेजेस में वो इवन डायबिटिक ड्रग्स नहीं ले रहे होते क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं रहता उतना डायबिटीज़ का इनिशियल स्टेजेस में, और वो तब एक्ट करना शुरू करते हैं जब उनको कि सूजन आने लगती है या कोई डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आने लगती है, और तब तक क्या है कि वो देर हो चुकी होती है जब हम डायबिटीज़ को उतना अच्छा कंट्रोल करने पे भी वो रिजल्ट नहीं पा सकते जो कि इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट से मिल सकता है। जॉन्डिस भी इसका रीज़न कारण है? डायबिटीज़ में लीवर ख़राब हो सकता है जो कि एक NAFLD कहते हैं उसको, बट वो बहुत कॉमन नहीं होता, बहुत अनकॉमन भी नहीं है, बट इट इज़ नॉट टू मच कॉमन। डायबिटीज़ से बेसिकली जो ज़्यादा ख़राब होने वाले अंग हैं वो गुर्दा है, वो आँखों की रेटिना है, और वो पैरों में कई बार डायबिटिक अल्सर हो जाते हैं, डायबिटिक फुट हो जाता है। स्टेज पे जाके लगता है कि इसको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। ट्रांसप्लांट स्टेज 5 डिजीज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे कि आपको डायलिसिस कराने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं जहाँ पे परमानेंट गुर्दा ख़राब हो गया है। तो या तो आपको जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप ट्रांसप्लांट के लिए जाएं और आप गुर्दा अपना चेंज करा लें, जिससे कि आपको बहुत, क्योंकि ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट जो कि किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत अच्छी है, तो आप कॉमनली आराम से बहुत अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं गुर्दा ट्रांसप्लांट के साथ में। अगर लेकिन आपके पास मान लीजिए पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई डोनर नहीं है, और कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जो कि मृत लोगों से मिलने वाला गुर्दा है वो भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, देन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप डायलिसिस पर रेगुलर रहें और अपना समय से इलाज लेते रहें। क्योंकि कई बार ये होता है कि गुर्दे रोग के मरीज़ हैं वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, उनको लगता है कि जैसे डायलिसिस से उनको कोई और प्रॉब्लम होगी, कहीं डायलिसिस से बीमारी बढ़ रही हो, बट ऐसा होता नहीं है। डायबिटीज़ जो डायलिसिस है वो एक इलाज का तरीका है। मैं बस यही जोर देना चाहूँगा इस बार। मैं डॉक्टर प्रेम किशोर हूँ और साइंस ऑफ द हॉस्पिटल बरेली में मैं कैंसर सर्जन हूँ। आजकल ये का अनुमान देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों में, बड़े में, पहले लोग को 40 के बाद कैंसर का मरीज देखने में मिला। आजकल अनुमान जो बच्चा नॉर्मल 0 डायबिटीज बच्चा भी होता है या 10 साल के बाद होता है उसमें कैंसर ही पाया जाता है, उसमें ऐसा क्या वजह है कि खान पान का या ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। पहले भी छोटे बच्चों में कैंसर होते थे और आज भी होते हैं, बट मेडिकल अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप की अवेलेबिलिटी की वजह से आजकल कैंसर जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि छोटे बच्चों में भी कैंसर हैं। छोटे बच्चों की हम बात करें तो उसमें क्या सिम्टम होंगे जो कैंसर में उनकी पता चल सके परिजनों को? देखिए, ज़्यादातर छोटे बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो ब्लड से रिलेटेड कैंसर होते हैं, तो उन बच्चों में अक्सर लगातार फीवर आना, खून की कमी होना, नाक से खून बहना, इस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और हम बात करें बड़े दुनिया की, देखिए आजकल 40 के बाद लोगों को कैंसर हो रहा था, बड़े लाइलाज बीमारी माना जाता था। उसके लिए जैसे कि वो आपको बीमारी समझाना है, उसको कैसे बताया जाए कि अपनी ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, उसके लिए कैसे सोचें? देखिए, कैंसर शरीर में मतलब बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हेड एंड नेक के कैंसर हैं, लंग कैंसर है, सांस की नली का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर है, लिवर का कैंसर है। सबका कैंसर अलग अलग होता है, उसका प्रेजेंटेशन भी अलग अलग होता है, उसका इलाज भी अलग अलग होता है, और उसका प्रोग्नोसिस भी अलग अलग होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि अगर कैंसर का इलाज किया जाए तो वो कितने लोगों में ठीक हो जाएगा, कैंसर फ्री हो जाएगा पेशेंट। तो आजकल अगर हम बात करें हेड एंड नेक कैंसर की, जैसे मुंह का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, तो अगर वो जल्दी अवस्था में या अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट ठीक हो जाते हैं कैंसर के इलाज से। मतलब आजकल जैसे कि लोगों को चलन आ गया है स्मोकिंग का और तंबाकू का, इससे लोग दर्शाते भी हैं कि साहब इससे कैंसर है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको को अवॉइड करना चाहिए, जिससे उन्हें फ्यूचर में जाके फिजिकल, फाइनेंशियल और सोशल बर्डन ना हो और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। ब्लड कैंसर के बारे में बताइए सर, कि ठीक हो सकता है? हाँ, ब्लड कैंसर आजकल मेडिसिन अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट में रिस्पॉन्ड करता है और काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाते हैं।